नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव और आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूं क्राइम सीरीज दहशत के साथ। आज मैं आपसे साझा करने वाला हूं हिंदुस्तान के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल की कहानी। एक ऐसी दिल दहला देने वाली वारदात की कहानी जब एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं बल्कि 150 नाबालिग लड़कियों का रेप हुआ। यह वारदात हिंदुस्तान के माथे पर किसी कलंक से कम नहीं है और इस मास रेप की कहानी सुनकर यकीन मानिए आप अंदर से सिहर जाएंगे। आप हैरान हो जाएंगे ये सोचकर कि आज जब रेप की एक वारदात पर पूरा हिंदुस्तान दहल जाता है तो फिर 150 नाबालिग लड़कियों के बलात्कार पर क्या हुआ होगा। लेकिन आपको यह जानकर घिन आएगी कि इस कलंकित कर देने वाली घटना का खुलासा होने पर ना कोई सड़कों पर उतरा, ना कोई कैंडल मार्च हुआ, ना ही आरोपियों का बाल बाका हो पाया। यह कलंकित कहानी है राजस्थान के अजमेर की। दुनिया इसे अजमेर रेप कांड के नाम से जानती है, कोसती है। इस शर्मनाक कांड की शुरुआत हुई थी साल 1992 में। इस रूह कपा देने वाले रेप कांड की शिकार हुई थी अजमेर की सबसे प्रसिद्ध गर्ल्स स्कूल में से एक, जिसका नाम सोफिया सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल था। इसी एक स्कूल की 150 मासूम लड़कियों को लगी थी वहशी दरिंदों की नजर। मामला तब सामने आया था जब एक स्थानीय अखबार ने सबसे पहले कुछ लड़कियों की न्यूड फोटो और एक कहानी प्रकाशित करने की हिम्मत जुटाई थी, जिसमें स्कूली लड़कियों को वहीं के लोकल गिरोह के द्वारा ब्लैकमेल किए जाने का दावा किया गया था। उस ब्लैकमेलिंग की घटना के तार जुड़ते चले गए और मामला हिंदुस्तान के सबसे बड़े रेप कांड के तौर पर वजूद में आया। इसमें दो मुख्य आरोपी बेपर्दा हुए। दोनों मुख्य आरोपी अजमेर के प्रसिद्ध मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह के खादिमों की सरपरस्ती वाले थे। मुख्य आरोपी फारूक चिश्ती था। इसके अलावा अजमेर के यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए दो अन्य, नफीस चिश्ती और उसका भाई अनवर चिश्ती, अजमेर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उपाध्यक्ष और संयुक्त सचिव था। एक के बाद एक 18 आरोपियों को शिकंजे में कसा गया। 8 को जीवन भर के लिए दोषी ठहराया गया था। उनमें से 4 को बाद में 2001 में बरी कर दिया गया था और बाकी को पहले से ही जेल की सजा को कम करने के बाद रिहा कर दिया गया था। राजस्थान के पुलिस महानिदेशक उमेंद्र भारद्वाज, जो उस वक्त डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के पद पर तैनात थे, उन्होंने इस घटना के बारे में यह माना था कि सभी आरोपी धार्मिक और राजनीतिक तौर पर इतने रसूखदार थे कि उनके खिलाफ किसी ने भी गवाही देने की हिम्मत नहीं जुटाई। डर और बदनामी का ऐसा खौफ था कि सुप्रीम कोर्ट को भी मानना पड़ा। इस पर अफसोस जताया, आश्चर्य जाहिर किया। खैर, अब आपको यह बताते हैं कि कैसे इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया था। फारूक चिश्ती नाम के शख्स ने पहले सोफिया स्कूल की एक लड़की को अपनी जाल में फंसाया। पूरे प्लान के बाद लड़की की अश्लील फोटो खींच ली। बस यहीं से शुरू हुआ ये पूरा खेल। इस अश्लील फोटो के जरिए आरोपियों ने मासूम को ब्लैकमेल करना शुरू किया और डरा धमका कर पीड़िता को अपनी और दोस्तों को बुलाने का निर्देश दिया। डर कर लड़की अपने दोस्तों को भी फार्म हाउस पर ले जाने लगी। जो लड़कियां वहां पहुंची, सबके साथ वही खेल खेला गया। पहले रेप, फिर अश्लील फोटो के सहारे दूसरी लड़कियों को लाने का दबाव। ऐसे में तमाम पीड़िता डर और दहशत की वजह से अपनी दूसरी दोस्तों को फार्म हाउस पर ले जाने लगी। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, ऐसे करके एक ही स्कूल की करीब 150 से ज्यादा लड़कियों के साथ रेप हुआ। यह भी कहा जाता है कि स्कूल की इन लड़कियों के साथ रेप करने में नेता, सरकारी अधिकारी, ये सब शामिल थे। आपको यह जानकर और भी हैरानी होगी कि ये लड़कियां किसी गरीब या मिडिल क्लास बेबस घरों से नहीं, बल्कि अजमेर के जाने माने घरों से आने वाली बच्चियां थीं। रेप की गई लड़कियों में IAS, IPS की बेटियां भी शामिल थीं। इस रेप कांड का मास्टरमाइंड था फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती। तीनों ही यूथ कांग्रेस के लीडर थे। फारूक प्रेसिडेंट की पोस्ट पर था। इन लोगों की पहुंच दरगाह के खादिमों तक भी थी। खादिमों तक पहुंच होने के कारण रेप करने वालों के पास राजनीतिक और धार्मिक दोनों ताकत थी। रेप की शिकार लड़कियां ज्यादातर हिंदू परिवारों से थी। अब अधिकारियों को लगा कि केस का खुलासा होने से इसे हिंदू मुस्लिम नाम देकर दंगे हो सकते हैं। जिन लड़कियों की फोटोज खींची गई थी, उनमें से कईयों ने सुसाइड कर लिया। एक ही साथ 6 से 7 लड़कियां मर गईं। डर्टी पिक्चर नाम की एक किताब है जो अजमेर रेप कांड की कई अनसुनी सच्चाइयों और मर्म को पन्नों में समेटती है। कई जानकारियां उस किताब के बाद सामने आने के पर लोगों तक
पहुंच पाई थी। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि उस वक्त अजमेर में शादियों से पहले लड़के वाले पब्लिशर्स के पास जाते, पैसे देकर ये कंफर्म करते थे कि कहीं उनकी होने वाली बीवी भी उन 150 लड़कियों में शामिल तो नहीं थी। इतना ही नहीं, लड़की वाले भी पब्लिशर्स को पैसा देकर अपनी बेटियों के फोटोज और जानकारियां हटाने पहुंचा करते थे। ये सब कुछ चल रहा था, लेकिन बदनामी का डर ऐसा था कि तमाम पीड़िताओं के मां बाप ने बात को अपने तक ही दबा लिया। तो ये तो हुई पूरी वारदात की बात। अब आपके लिए ये जानना जरूरी है कि देश को दहला कर रख देने वाले इस सबसे बड़े रेप कांड में अब तक क्या कार्रवाइयां हुई हैं, वो भी आपको बताते हैं। साल 1992 में पूरे स्कैंडल का भांडा फूटा। लड़कियों से आरोपियों की पहचान करवाने के बाद 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 1994 का साल आया। आरोपियों में से एक पुरुषोत्तम नाम के शख्स ने बेल पर छूटने के बाद खुदकुशी कर ली। केस का पहला जजमेंट आया 6 साल बाद। अजमेर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 8 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। इसी बीच फारूक चिश्ती ने अपना मेंटल बैलेंस खो दिया, जिसकी वजह से उसकी ट्रायल पेंडिंग हो गई। बाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 4 आरोपियों की सजा कम करते हुए उन्हें 10 साल की सजा देकर जेल भेज दिया। कहा जाता है कि 10 साल जेल की सजा ही काफी है। सजा कम होने के बाद राजस्थान गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में इस 10 साल की सजा के खिलाफ अपील लगा दी। इसके साथ ही जेल में बंद 4 आरोपियों ने 10 साल के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान गवर्नमेंट और आरोपी दोनों की फाइल्स को खारिज कर दिया। एक और आरोपी सलीम नफीस को 19 साल बाद साल 2012 में पकड़ा गया। वो भी बेल पर छूट कर आ गया। बेल पर आने के बाद से उसके बारे में कोई खबर, कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद से इस केस के बारे में कोई नई खबर किसी को नहीं लगी। क्या हुआ उन रेपिस्ट्स का जिन्होंने रेप किया था, बलात्कारियों का क्या हुआ, क्या सलूक हुआ, कहां गए, किसी को नहीं पता। सलीम कहां है, फारूक की दिमागी हालत ठीक हुई भी या नहीं। बस इतना पता है कि अजमेर रेप कांड हमारे देश के खूबसूरत चेहरे के ऊपर एक ऐसा कलंक है, ऐसे कलंक के रूप में अंकित है जो हमेशा हमारे देश के ऊपर एक बदनुमा दाग की तरह नजर आएगा। तो दर्शक में आज के लिए इतना ही। फिर आपके सामने हाजिर होंगे एक और क्राइम सीरीज के साथ। नमस्कार।